हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में और हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। तो आज जिस ड्रग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ उस ड्रग का नाम है फॉक्सीमिथॉक्सी। ठीक है, 5-मिथॉक्सी DIPTP से कहते हैं, मतलब कि 5-मिथॉक्सी डाईआइसोप्रोपाइलट्रिप्टामाइन, और इसको फॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग इसके नाम है, होता एक ही मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा मेरी हमेशा वीडियो में रहता है कि ये इस ड्रग के बारे में जो भी रहता है मैं एक ऑर्डर में सीक्वेंस में बताता हूँ कि ड्रग है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रहती है, कैसे काम करता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, उसके कुछ टेस्ट रहते हैं। ठीक है, अलग अलग ऐसी चीज़ों में आपको बताता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम क्या बात करेंगे आज, हम फॉक्सीमिथॉक्सी के बारे में या फिर 5-मिथॉक्सी DIPT के बारे में। चलिए बात करते हैं फॉक्सीमिथॉक्सी के बारे में। देखिए, फॉक्सीमिथॉक्सी कहो, फॉक्सी कहो, 5-MeO DIPT यानी कि 5-मिथॉक्सी डाईआइसोप्रोपाइलट्रिप्टामाइन, ये एक ही चीज़ होते हैं। रासायनिक तौर पे इसको 5-MeO DIPT के नाम से जाना जाता है। DIPT से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और मिथॉक्सी ग्रुप को MEO यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो 5-मिथॉक्सी DIPT से कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल एक सिंथेटिक रिक्रिएशनल हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है। सिंथेटिक मतलब ये लैब में बनाया जाता है, कोई कहीं से प्लांट से कहीं से ऑब्टेन नहीं हो रहा है, नेचुरल एनिमल या फिर कोई भी चीज़ से, ऑर्गेनिक सोर्स से कोई ऑब्टेन नहीं हो रहा है। 5-मिथॉक्सी DIPT की खास बात यह है कि ये जो ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल LSD, क्योंकि LSD के अंदर भी एक सेम रिंग होती है ट्रिप्टामिन, और जहाँ पर भी ट्रिप्टामिन लग जाता है इसका मतलब ये है कि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं। सेरोटोनिन रिसेप्टर अपने में ही खुद ही 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें बारे में आपको मैंने बात बता दी है। 5-मिथॉक्सी DIPT की मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं उसको कोई श्रेणी में रखना चाहूँ इसमें, क्योंकि हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है, वहाँ पर जाके तो सारे हेल्यूजेनिक ड्रग काम करते हैं, तो ये पोटेंट साइकेडेलिक ड्रग है और कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ इंटैक्टोजेन या फिर इम्पैथोजेनिक इफेक्ट है। मतलब कि इस ड्रग को करने के बाद आप किसी की दूसरे इंसान की भावनाएं भी ऐसे समझ सकते हो, ऐसा जब आप इस ड्रग को कंज्यूम करते हो ऐसा होता है। बहुत सारे ड्रग इंटैक्टोजन एम्पैथोजेनिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि MDMA मिथाइलिन डाइऑक्सीमेथाम्फेटामिन, जिसको मॉली एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 5-मिथॉक्सी DIPT के बारे में जो मैंने आपको बात बताई वो अभी यहाँ पर मैंने क्या बताई कि ये ट्रिप्टामिन एनालॉग है, एक पोटेंट हेल्यूसिनोजेनिक साइकेडेलिक ड्रग है। इसका रासायनिक ढांचा DMT सिलोसाइबिन, ठीक है, सिलोसाइन केमिकल रहता है जो कि मैजिक मशरूम में रहता है, उससे काफ़ी हद तक मैच खाता है, इवन LSD से भी मैच खाता है, लेकिन इसकी पोटेंसी उनसे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसको इलीगली मार्केट में जो उतारा गया है, क्योंकि पहले डिज़ाइनर मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्या हुआ था, इसका जो कोई यूज़ इतना ज़्यादा सामने नहीं आया था, काफ़ी फेटल हो रहा था इंसान की हेल्थ के लिए। तो क्या हुआ था कि ये मार्केट में जो आया वो इलीगल मार्केट में इलीगल तौर से बिकने लग गया और इसे फॉक्सीमिथॉक्सी या फॉक्सी के नाम से उतारा गया। तो इसका इलीगल ट्रेड नेम फॉक्सी या फॉक्सीमिथॉक्सी के नाम से आया गया मार्केट में। ठीक है, और काफ़ी पोटेंट साइकेडेलिक हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है। हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग की क्लास अलग अलग होती हैं, जिसमें से साइकेडेलिक ड्रग भी क्लास में मैं इसको रखूँगा। इसके बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। बात है 1999 की, 1999 की। एक डिज़ाइनर मॉलिक्यूल निकाला गया जिसको 5-मिथॉक्सी DIPT यानी फॉक्सीमिथॉक्सी कहते हैं। इसको निकाला गया, इस पर थोड़ा बहुत काम करा गया, उसके बाद इसकी रिसर्च को अबैंडन छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया। पर ये ड्रग क्या होने लग गया, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया, और ये काफ़ी ज़्यादा रेव पार्टीज़ या फिर इलीगल ट्रांस पार्टीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वही रेव ही रहती है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हो गया। और इसके फेमस होने के स्टार्ट बहुत लोग क्या करने लगे, इसको कंज्यूम करने लगे एज ए रिक्रिएशनल पर्पसेस। इसका मेडिसिनल यूज़ नहीं था, नशे के तौर पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए। 2003 में जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे पर नारकोटिक्स की जो पुलिस रहती है, क्या रहता है, एक तो आपका क्या बोलते हैं, क्या रहता है उनका नाम, यार अभी नाम ही, नारकोटिक्स की जो पुलिस रहती है अभी नाम ही याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आपकी नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रहती है। ठीक है, और एक और जो ब्यूरो रहती है वो मोस्टली क्या करती है, जो भी आपकी खटाई इन सबसे रहती है, जो भी मतलब जैसे ओपीएम उगता है या कुछ कैनबिस उगाई जाती है, तो उसकी कल्टीवेशन पे ध्यान देती है। अभी याद नहीं आ रहा है, एक तो अभी नाम ही ऐसे हो गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रहती है, और CBN, हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो रहती है वो हमारे यहाँ पर जैसे रहती है। तो वैसे ही अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया। ठीक है, DEA जिसे कहते हैं। DEA की रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि अमेरिका में 12 स्टेट्स के अंदर ये ड्रग बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और बहुत ज़्यादा लोग इसका एब्यूज़ करने लग गए, क्योंकि वो इलीगल रेव पार्टीज़ में इस ड्रग को देख पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मिल रहा था। एक रिपोर्ट के अंदर ये भी पाया गया कि 19 साल का एक लड़का था, उसने इसका ड्रग का ओवरडोज कर लिया गया था और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। उसके बॉडी में हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो गया, बॉडी में BP बढ़ गया। ठीक है, आंखों की पुतलियाँ बहुत बड़ी हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन स्टेट में भी आ रहा था। तो ऐसे में उसको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाया गया और उसे बेंजोडाइज़पिन्स दिए गए ताकि उसको कोई मिर्गी या फिर ऐसी चीज़ का दौरा ना पड़े और वो कोमा की स्थिति से बचे। इन द सेंस की बात क्या होती है कि जब हम कोई हेल्यूजेनिक ड्रग लेते हैं तो हमारे ना मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। मे भी हो सकता है कि वो बहुत डिप्रेशन से हो और उसने एक बहुत बैड ट्रिप को
देखा हो, मतलब अपनी जो इमेजिनेशन, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन और जो भी हम सोचते हैं उसी चीज़ से हमें जो ड्रग्स होते हैं ये वाले क्या बोलते हैं हेलुसिनेटिक ड्रग, वो हमें दिखाते हैं। तो इस कारण हो सकता है उसको दिक्कत हो। लोराज़ेपाम नाम का जो आपको पता है ये बेंजोडाइज़ेपिन होता है, उससे इसका ट्रीटमेंट करा गया, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें देखने की बात की, पर ये काफ़ी हद तक वो जो लड़का था वो बच गया, और काफ़ी हद तक वो ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें काफ़ी अच्छा सुधार आ गया था, वो बच गया। ठीक है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अप्रैल 2003 में, उसी वक्त मई 2003 के आसपास, अप्रैल 2003 में इस ड्रग को इमरजेंसी डिक्लेयर करा गया, और साथ ही इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ कि इस ड्रग को इसको शेड्यूल में डालना गया, और शेड्यूल में डालने के बाद क्या हुआ, इस ड्रग पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया गया, और ये ड्रग बहुत ही इलीगली क्या बोलते हैं ऐसे मतलब सोल्ड हो रहा था, तो उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना पड़ा, और इमरजेंसी के उस पर एक क्राइटेरिया इसको रख दिया गया और शेड्यूल में इसको डाल दिया गया। ठीक है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या शेड्यूल रहता है। बात करते हैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की, ये क्या है देखने में। जैसे मैंने आपको बताया इसमें 5-मेथॉक्सी डाईआइसोप्रोपाइल ट्रिप्टामिन है। ट्रिप्टामिन के अंदर क्या बोलता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ रखा है और 5-मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिससे ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल बन रखा है। ये मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो किस फॉर्म में अवेलेबल्स होता है, देखिए पाउडर फॉर्म में भी आता है, ठीक है, टैबलेट में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। पाउडर को जो रहता है कि वो टैबलेट और कैप्सूल के अंदर ना फिल्टर मतलब फिल्ट्रेट कर मतलब डाल के रखते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो क्या पाउडर फॉर्म होता है मोस्टली वाइट ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ना इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, जैसे और भी ज़्यादा उसमें ना एक तरह से और कलर मिक्स कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पे देखा गया कि ब्लू, ग्रीन, टैन, पिंक कलर इन फॉर्म्स के अंदर भी जो पाउडर बिल्कुल सफ़ेद नहीं मिल रहा है, ब्लू, ग्रीन, टैन इन सब रंग के अंदर भी ऐसे मिल रहा है, और वो भी टैबलेट और कैप्सूल के अंदर, जिसे बहुत आसानी से देखा जा रहा था। ठीक है, जो टैबलेट्स की अगर मैं थोड़ी खासकर बात करूँ कि किसी सफ़ेद रंग की मोस्टली जो टैबलेट्स आती है उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि फॉक्सीमिथॉक्सी की जो टैबलेट्स होती हैं उस टैबलेट्स पे ना एलियन होता है और स्पाइडर शेप बनी होती है बाहर की टैबलेट्स पे, जैसे LSD के ब्लॉटिंग पेपर पे अलग अलग चीज़ें बनी होती है ना, वैसी इस चीज़ में बनी होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 5-मेथॉक्सी DIPT से पहले DIPT को बनाया गया था, डाईआइसोप्रोपाइल ट्रिप्टामिन से, और ये अलेक्जेंडर शेल्गिन जो कि साइकेडेलिक ड्रग के ऊपर हेलुसिनेटिक ड्रग के ऊपर स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने बताया था कि DIPT बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है जो आपको बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशन दे सकता है, इवन विजुअल, ऑडिटरी और इवन टेस्ट की भी हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक दे सकता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई, सुनाई या फिर महसूस, टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर ये बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेटिक ड्रग है। इसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने 1999 में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 5-मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि DIPT मॉलिक्यूल से भी ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको किस फॉर्म्स में लिया जाता है, तो लोग इसको ओरली जैसे टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में रहता है उससे लेते हैं, स्मोक करके लेते हैं, और स्नॉटिंग करके भी इसके पाउडर को लिया जाता है। इसको रेलिंग अप टेक्निक कहते हैं, जैसे कोकेन या फिर MDMA में बहुत सारे अलग अलग पाउडर्स को लिया जाता है। 3 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम इट्स अ लाइट डोज, बट जैसे ही क्या करते हैं कि लोग इस ड्रग को ऐसे करते हैं, क्योंकि हालांकि ये ड्रग की फिजिकल डिपेंडेंस इतनी नहीं है जितनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और उसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस से इंसान का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो 15 से 20 mg बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज होता है, और 6 से लेकर 20 मिलीग्राम्स में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 20 मिलीग्राम से एक्सीड होने पर ओवरडोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, स्नॉटिंग टेक्निक से अगर जो भी मतलब ऐसे ऐसे मैंने आपको बता दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। स्नॉटिंग टेक्निक, ओरली इसको लिया जा रहा है, स्मोकिंग करके भी लिया जाता है, अलग अलग चीज़ें। ये ड्रग बॉडी के अंदर 20 से 30 मिनट के अंदर अपना एक्शन शो करता है, 60 से 90 मिनट्स के अंदर पीक लेवल पर रहता है बॉडी के अंदर अपना मैक्सिमाइज एक्शन, और 3 से 6 घंटे के बाद बॉडी से निकल जाता है। डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितनी देर तक कि आपने कितना ज़्यादा डोज ले रखा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ज़रा बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बॉडी के अंदर जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन रिसेप्टर पे जाएगा, क्योंकि ट्रिप्टामिन एनालॉग है, तो सेरोटोनिन रिसेप्टर के अंदर ये 5-HT1A रिसेप्टर पे जाके काम करता है, 5-HT2A रिसेप्टर पे जाके काम करता है, और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, उसको बंद करता है। 5-HT1A 5-HT2A पे ये एगोनिस्ट है, मतलब उसको रिसेप्टर को खोल रहा है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को ये बंद कर रहा है। तो 5-HT1A और 5-HT2A रिसेप्टर मैंने आपको बताया था। 5-HT1A रिसेप्टर बहुत ज़्यादा ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पर हेलुसिनेटिक ड्रग काम करते हैं, और 5-HT2A रिसेप्टर भी वैसे ही लगभग। अगर 5-HT1A रिसेप्टर की बात करूँ, हमारे फियर, हमारी कोई भी चीज़ जो हमको सेंस हो रहा है चीज़ें, उस चीज़ पे काम करता है, और इसके अंदर हमारा 5-HT1A रिसेप्टर पे हमारा एंटी एंजाइटी इफेक्ट, मतलब कि जो हम एंजाइटी की प्रॉब्लम है, एंसियोजेनिक इफेक्ट है, उसको बहुत हद तक कम करता है अगर इसको इफेक्ट में अगर इसमें स्टिमुलेट किया जाए तो। 5-HT2A रिसेप्टर भी अलग अलग ब्रेन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे दिल, अलग अलग जगह पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है, हिप्पोकैम्पस रीजन ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। जब भी इस जगह पे एक्टिवेशन होता है तो मूड अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है, हमें एक अलग सेंस फील होना स्टार्ट होता है। ज़्यादा ओवर एक्टिवेशन करने से सेरोटोनिन रिसेप्टर से हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चीज़ रिएक्शन हो सकता है, और एंटी डिप्रेसेंट के साथ इसको खासकर थोड़े बहुत ध्यान से लिया जाता है, वरना कि इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होना स्टार्ट होगा और बॉडी के अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा पोटेंशिएट हो सकता है।
तो अगर हम देखें कोई इंसान इसको लेगा तो क्या होगा, वही चीज़ें होंगी जैसे कि LSD और सीरोसाइलिन करती है। क्या होगा, यूफोरिया होना स्टार्ट होगा, इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा एक एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट होगा, मूड अपलिफ्ट होगा, किसी के लिए एम्पैथी फील करना स्टार्ट करेगा, दूसरे इंसान को ऐसे समझने के विचारों से लगेगा मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ठीक है। उसको काफ़ी अच्छे विजुअल्स दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कलरिंग होना स्टार्ट होगी, वाटरिंग जिसे कहते हैं कि कलर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे आसपास की चीज़ों से, ऑब्जेक्ट्स के, और ऑब्जेक्ट्स छोटे बड़े उनके जो रियल उनकी साइज़ है उसमें उसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आएगी। उसे आंखें बंद करना मतलब ओपन आई और क्लोज्ड आई हेल्यूसिनेशन होना स्टार्ट होगी। साथ ही उसे फ्लेंचिंग साउंड्स भी होंगे, क्योंकि ऑडिटोरी हेल्यूसिनेशन में फ्लेंजिंग का मतलब ये होता है कि जो आसपास की उसकी जो साउंड है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वो ज़्यादा कैसी है, मतलब उसे नॉर्मल जो साउंड होगी समझ नहीं आएगी और दो साउंड आपस में मिलकर उसे दिक्कत होना स्टार्ट होगी। मतलब कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची सुनाई दे रही है, एक चीज़ बहुत नीची सुनाई दे रही है, जिस कारण उसको ना कान में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो सकता है और इवन ईयर में ना इसका परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और आपकी जो इस ड्रग को करने के बाद ना काफ़ी टाइम तक आपको ना ढंग से सुनाई देना और आपको जो समझ आ रहा है मतलब अपने कान से मतलब जो आवाज़ें आ रही है वो समझ ही नहीं आ पाएंगी, उसकी जो आपकी एक साउंड की रेंज होती है उसमें डिफेक्ट आना भी स्टार्ट हो सकता है आपके कानों में, ठीक है। तो ऐसे फ्लेंजिंग साउंड होगी, दो इंटरमिक्सिंग साउंड से आना स्टार्ट होंगी, कोई हाई पिच लो पिच दोनों इंटरमिक्स हो रही है तो आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी एपिटाइट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी आपका, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। जैसे बताया मैंने, प्यूपिल्स को बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, ठीक है, मसल टेंशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बैड ट्रिप पर जाते हो तो आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होगी, आप पैरानॉइड हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो एंटी एंजाइटी इफेक्ट थे वो एंसियोजेनिक इफेक्ट बन जाएंगे, एंजाइटी बनना स्टार्ट होगी, आपको नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे करके चीज़ें होंगी। क्योंकि सेटिंग मैंने जैसे बताया कि कहाँ पर आप इस ड्रग को कर रहे हो, किन के साथ कर रहे हो, इस ड्रग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी रहता है। क्योंकि ये ड्रग जो होते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन होती है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, उसी जो सोचने और समझने का आपके जो विचार है उसी को ही बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर ये दिखाता है। और कभी कभी ऐसी इमेजेस भी लोगों को शो होना स्टार्ट होती है या नियर डेथ एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है, जिससे लोगों की जो अकड़ या ईगो होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। तो ईगो डिसोल्यूशन इफेक्ट भी इसमें देखा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। इवन LSD, सीलोसाइन, DMT ये इसी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। माइक टाइसन ने भी बताया कि उसने जब DMT या फिर मेरे ख्याल से 5-methoxy DMT जो उसने किया था, ये जो टॉर्च स्किन से निकलता है, तो उससे भी उसकी काफ़ी ईगो डिसोल्यूशन हुई थी। क्योंकि नियर डेथ, मरने का आपको ऐसा लगेगा कि आप जानूम या फिर आप खत्म हो चुके हो, ज़िंदगी पूरी खत्म हो चुकी है, एक हॉरर फिल्म चल रही है जिसमें आप मरने वाले हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में भी रहता है, तो ऐसे ही रहता है, ईगो डिसोल्यूशन भी कहा जाता है। कोई इंसान अगर इसका ओवरडोज कर ले, मतलब 20 मिलीग्राम से ऊपर चले जाता है, ठीक है। वैसे तो इसका बहुत रिसर्च कम है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इस ड्रग के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है, बट अगर इतना ओवरडोज चला जाता है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि इससे ऊपर चला गया तो इंसान को उल्टी आएगी, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होना स्टार्ट होगी, टैचिकार्डिया स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर एक सिम्टम देखा जाता है 5-methoxy DIPT का सबसे खतरनाक सिम्टम ये है इसको पहचानने का कि अगर किसी को ओवरडोज हुई है तो उसे रैप्डोमाइलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। रैप्डोमाइलाइसिस में हमारी मसल स्केलेटल जो होता है, स्केलेटल मसल, वो बर्बाद होना पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है, उल्टी आना स्टार्ट होती है, हमारी किडनी में इंजरी होना स्टार्ट होती है, और जो हमारी यूरिन होती है वो चाय के जैसे जो रंग रहता है उस जैसी आना स्टार्ट होती है, और मायोग्लोबिन जो प्रोटीन रहता है खून के अंदर वो बर्बाद होना बिल्कुल होना शुरू होता है। तो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यूज पूरी तरीके से बर्बाद होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को रैप्डोमाइलाइसिस होता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, उसकी किडनी को मॉनिटर करें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो उसकी बॉडी में उसको बैलेंस करें, और बाकी डॉक्टर आगे प्रोसीजर करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में। हमारे जो बॉडी के अंदर कैल्शियम है, अलग अलग चीज़ें, आयंस है, ये बहुत ज़्यादा है, ये चले जाएंगे तो हम अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते, कुछ काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। और डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता ही है जब किसी को डायरिया होता है, ठीक है, या दस्त लगते हैं तो कितनी दिक्कत हो जाती है, तो तभी डॉक्टर कितनी बार ORS देता है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन बता देता हूँ मैं इसके बारे में। एम्फीटामीन जो है अगर इसके साथ करोगे तो किसने अगर एम्फीटामीन के साथ ले रखा है तो एंसियोजेनिक इफेक्ट होगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी। कोकेन के साथ करोगे तो भी एंसियोजेनिक इफेक्ट होगा। कैनबिस के साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, जो साइकेडेलिक इफेक्ट है इसका वो और बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। MDMA के साथ भी अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि वही है कि साइकेडेलिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है, इसको कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, जो लोग भी ड्रग्स का सेवन पहले से करते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। किसी को किडनी की या लिवर की ऑर्गन प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर नहीं लेना चाहिए ड्रग। किसी को मेंटल इलनेस है, किसी को फैमिली हिस्ट्री स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसी मानसिक बीमारी है, मानसिक तनाव में ज़्यादा रहता है, उसको भी ये नहीं लेना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। इवन इस ड्रग के फ्लैशबैक भी आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस ड्रग को करने के बाद
भर या महीनों भर भी आपको अपने कान से जो आवाज़ें सुनाई दे रही हो समझ ही नहीं आ पाएंगी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ऊंची नीची आवाज़ें एकदम मिक्स होकर आवाज़ सुनाई देगी, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, जैसे मैंने बताया फ्लेंजिंग साउंड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरडोज करने पर रैप्डोमाइलिसिस का एक जो है प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा देखी गई है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी गई है जिसको पता लगाया जा सकता है। टेस्ट इसके जो भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं। एक तो नार्कोचेक टेस्ट होता है जो कि एम्प्यूल्स में रखा जाता है, उसमें कलर आता है, तो ये टेस्ट करा जाता है कि इसके अंदर जो रासायनिक ढांचा ट्रिप्टामीन है उसके लिए, तो इससे पता चलता है कि वेलवेट कलर ट्रिप्टामीन है, ठीक है। वेलवेट कलर आएगा तो इससे पता चल जाएगा ये ट्रिप्टामीन है। एक और टेस्ट होता है एलिश रिएजेंट टेस्ट, पैरा अमीनो बेंजल एल्डिहाइड ऐसी कुछ रहता है, ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीनो एल्डिहाइड ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल टेस्ट होता है ये बॉडी के अंदर क्या करता है, इसमें जब भी कोई ड्रग का मॉलिक्यूल मिलता है तो इसके अंदर हम वो पता लगाया जाता है कि इनके अंदर इंडोल रिंग है। ट्रिप्टामीन के अंदर एक रिंग रहती है बेंजोफ्यूरान की जिसे इंडोल कहते हैं, और उससे इसको आइडेंटिफाई करा जाता है। अगर आपके पास कोई पाउडर टैबलेट है आप ये करते हो तो उससे भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। एलिश रिएजेंट टेस्ट ये भी बहुत अच्छा देता है। इंडोल कलर वायलेट कलर में ही ऐसी होता है मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से नार्कोचेक टेस्ट में भी इसको यही रखा जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन टेस्ट है ये। एलिश जो साइंटिस्ट थे पॉल एलिश उन्होंने करा था, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में उनका काफ़ी नाम था, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस ड्रग के बारे में कौन सा शेड्यूल है, तो ये शेड्यूल नंबर 1 में आता है। इसका मतलब है कि इसका मेडिकल सुपरविजन कोई यूज़ नहीं है, और इसकी ड्रग की क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है इसका ड्रग एब्यूज़ करने की, ठीक है। और ऐसे में इंसान को दिक्कत हो सकती है। कोई इंसान इसको बेचता है या ख़रीदता है या कोई इंसान को सेवन करते हुए मिलता है तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। हालांकि यूरोप में ट्रिप्टामीन्स को क्लासिफाइड कर रखा है एज अ कंट्रोल एंड रेगुलेशन में, ठीक है, बट यूएस ने इसको पूरी तरीके से बैन कर रखा है। मोस्ट ऑफ द जगह पूरी तरीके से ड्रग बैन है, इसका कोई मेडिकल यूज़ नहीं है। एक रीज़न ये हो सकता है इस पर ढंग से ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गई हो, दूसरा ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फैटल हो और इंसान की बहुत ज़्यादा मौतें इससे हो रही हों, जो कि है इसका रीज़न, ठीक है, रैप्डोमाइलिसिस से। तो एक ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी यूज़ की तो मैंने जैसे बताया इसका कोई यूज़ है ही नहीं, ठीक है। तो तभी इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया। और इसके बारे में जो डाटा भी है ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में इसके बारे में इतना डाटा नहीं है। आई होप अगर आपको कोई चीज़ पता चले उस ड्रग के बारे में तो बिल्कुल कमेंट करना, मेरे को बताना, मुझे कुछ नॉलेज मिलेगी। पर जहाँ तक मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो बताई। अगली वीडियो के अंदर हम डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और आइबोगेन के बारे में बात करेंगे जो सैटरडे और संडे आएंगी, जिसमें हम सैटरडे को डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन के बारे में बात करेंगे, किसने रिक्वेस्ट की थी। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, GNRX नॉलेज चैनल है। थैंक यू।